रमेश कुमार फ्लो इन कॉमर्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो पूरा देखें। यदि वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपके कोई दोस्त मित्र तैयारी करते हैं ठीक तो उनको अवश्य शेयर करें, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई है वो वन लाइनर बेस बिल्कुल पूरी तरीके से सजाई गई है ठीक, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और अब मैं इस थोड़ा मैप को समझा देता हूँ, क्योंकि ये मैप को बनाने में मुझे जो है कुल समय समथिंग देखें तो 3 से 4 घंटे लग गए बनाने में, क्योंकि चार्ट पर बनाना था और उसको कलर डिजाइन करना था। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने ये जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हरियाली से क्यों भरा, क्योंकि यहाँ पर जनजातियाँ जो हैं गद्दी है और बकरवाल जनजातियाँ जो हैं, चरवाहा जनजातियाँ इधर ही पाई जाती हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको इस कलर में फिल किया है ठीक। और बात करते हैं, ये देखिए राजस्थान पड़ता है, ये यहाँ पर जो है मरुस्थलीय इलाका है उष्णकटिबंधीय ठीक है। तो यहाँ इसको मैंने उसी बिल्कुल जिस तरीके से जोन सा राज्य है संबंधित है उसी तरीके से उसको सजाया। आप देखिए यहाँ गुजरात को मैंने इस कलर से इसलिए सजाया है क्योंकि ये हल्का पीला है, क्योंकि यहाँ पर रिफाइनरी उद्योग सबसे अधिक हैं। और ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये मैदानी जितना एरिया है वहाँ पर मैंने हरा रंग भरा है ठीक है, यानी यहाँ पर अच्छी खासी फसलें उत्पादित की जाती हैं। और ये जो एरिया पड़ता है ठीक है, यहाँ पर जैसे कि इटावा सेफे मैनपुरी है ठीक है, इधर की बात कर लेते हैं, एटा है, अलीगढ़ है। तो इधर क्या सबसे अधिक पैदा होता है, तो ज्वार बाजरा मक्का ठीक सरसों ये फसलें उत्तर प्रदेश में पैदा की जाती हैं, इसीलिए मैंने इसको पीले रंग से कलर किया। अब ये देखिए पूर्वोत्तर भारत है, इसको मैंने नीले कलर से इसलिए जो है बनाया है क्योंकि यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए मैंने इसको इस कलर से बनाया है ठीक। अब देखिए ये जो है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश में है। अगर जो वन का घनत्व देखें तो मिजोरम में है पूरे भारत में सर्वाधिक ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। और ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को मैंने इस कलर में इसलिए इंक्लूड किया है, मैंने फिल किया है क्योंकि महाराष्ट्र में जो है पूरे भारत की आर्थिक राजधानी जो मुंबई है वो महाराष्ट्र में है, इसीलिए जो महाराष्ट्र में लोग बहुत कम जो है पोर पर्सन रहते हैं, वहाँ पर अधिकतर लोग मतलब सामान्य और ये रिचेड पर्सन वहाँ पर पाए जाते हैं ठीक है, इसलिए मैंने इस कलर में इसको हरा भरा बिल्कुल बना दिया है ठीक। अब देखिए ये उड़ीसा और इसका कलर जो है मैच करता हुआ देखेगा, क्योंकि उड़ीसा में भी वर्षा होती है अच्छी तरीके से। ये कर्नाटक है ठीक है, और उसके नीचे आप आएंगे तो आपको ये मिलेगा केरल ठीक है, ये आपको केरल मिलेगा, ये तमिलनाडु मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना। ये क्या है, ये अरब सागर, ये सब क्या भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ ठीक, पानी का प्रवाह है सब। ये बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी, ये प्रशांत महासागर है ठीक है। ये भारत का एक राज्य है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ठीक है, ये है। और श्रीलंका आप यहाँ देखेंगे, और ये यहाँ पर राम सेतु बंधन है ठीक है। और ये श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, तो पाक जनसंधि और मन्नार की खाड़ी जो है ये श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, तो ये है केंद्र शासित प्रदेश, ये कहाँ का केंद्र शासित प्रदेश की सीमा रेखा के अंतर्गत आता है, तो ये भारत में है ठीक है। हिंद महासागर की बात कर लेते हैं, तो ये आपका हिंद महासागर हो गया ठीक है। और आपको जो है यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर जो है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट पड़ेगा, जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें क्या हो गया था, जल से संलिप्त हो गया था, यानी वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। ये इस चीज़ का जिक्र जो है NCERT 9th की किताब में किया गया है, देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वां स्थान रखता है अपना पूरे विश्व में। और इसके पहले कौन से 6 देश हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो रूस नंबर 1 पर है, उसके बाद आ जाता है कनाडा, और कनाडा के बाद तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है, और चौथे नंबर पर बात करें पूरे विश्व में तो चीन है, 5वें पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ब्राज़ील है, और छठे पर जो है ऑस्ट्रेलिया। जस्ट ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत आता है, यानी 7वें नंबर पर। और जनसंख्या की दृष्टि से देख लें तो भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो अब जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में है भारत का स्थान अब प्रथम आ गया है। मैंने यहाँ पर जो है मेंशन भी कर दिया है, क्योंकि 2022 तक जो है
शुरुआत में जो यानी जून तक, ठीक है, जून तक चाइना जो है, चाइना पूरे विश्व में टॉप पर था पॉपुलेशन की दृष्टि से। बट अब जो है, अब इंडिया टॉप पर है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या 143 करोड़ प्लस हो गई है और जो चाइना की जनसंख्या है वो अभी 142 करोड़ है, ठीक है। तो इसलिए चाइना जो है दूसरे स्थान पर है इंडिया से, ठीक है। अब बात करते हैं भारत जो है पूरा, जो मान लेते हैं कि ये पूरा जो है ये विश्व हो गया। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ये पूरे विश्व की स्थलीय जो है एरिया है, ठीक है, और स्थलीय और जलीय, ठीक है। तो इसका जो भारत जो है इसके पास भू भाग कितना है, तो 2.4%, ठीक है। इतना जो है इलाका भारत के पास है। ये NCERT क्लास 9 की किताब में दिया है और यही अगर जो ऑप्शन में कहीं देखने को मिले तो इसी को पहले आप टिक करें। और 23.30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक, तो ये इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये कर्क रेखा है। ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। जैसे ये बात कर लेते हैं, हमारा ये भारत है, ठीक, थोड़े देर के लिए समझ लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो भारत है तो इसके जो मध्य से रेखा गुजरती है इसी को ही कर्क रेखा कहते हैं। और थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि जैसे ये भारत है तो भारत कहाँ पर रिप्रेजेंट है, तो भारत यहाँ पर प्रेजेंट है पूरे विश्व में। बात करें तो इस स्थान पर जो है भारत अपनी से मतलब अपना स्थान जो है रिप्रेजेंट करता है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के कुल 8 राज्य जो हैं ये किससे अपनी सीमा रेखा जो है टच करते हैं, तो कर्क रेखा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे बात करते हैं अगर जो पश्चिम से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पीसीएस में सीधा सा पूछा जाता है कि पश्चिम से कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों की जो है जो उनको क्रम से लगाइए। तो अब ये आपने इसको जो है मैप में देखा होगा तो आप इसको सही कर ले जाएंगे, वरना आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। और कभी कभी क्वेश्चन जैसे समीक्षा अधिकारी में कई बार पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम के अनुसार लगाइए। तो ठीक है, तो पहले आप मिजोरम को लगाएंगे, उसके बाद त्रिपुरा को, फिर पश्चिम बंगाल को, फिर झारखंड। चाहिए 4 ही ऑप्शन में दिए होते हैं राज्य। और ये जब क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम के अनुसार जो है कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों को क्रम के अनुसार लगाइए, तो आप गुजरात टिक करेंगे, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। और इस चीज़ को यदि आपने मैप में नहीं मतलब कंप्लीट किया है मैप की तरह से, मैप की थ्रू, तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप मैप जरूर पढ़ें, ठीक। भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा जो है ये भारतीय मानक समय जो है 82.30 डिग्री, ठीक है, तो पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। और ये 82.30 डिग्री जो है इसका अगर जो टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मिनट के थ्रू, तो ये 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होता है। तो आप जब इसको 4 से आप डिवाइड करेंगे तो फिर उसके बाद 60 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 60 से जब 60 मिनट होता है ना 1 घंटा में, तो जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 5 घंटे 30 मिनट, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के पास से निकलती है, कौन सी में, यही जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ठीक है। और प्रयागराज से कहाँ से निकलती है, तो नैनी जो पड़ता है मिर्ज़ापुर में, वहाँ से ये गुजरती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत की जो है मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है माध्य, ये GMT से कितने घंटे आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट जो है ग्रीन मीन बीच टाइम जो रेखा है लंदन से निकलती है, वहाँ से इतने घंटे आगे है, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारत का सुदूरस्थ यानी दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ये इंदिरा पॉइंट है, ये वही इंदिरा पॉइंट है जो 2004 में आई सुनामी में पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, ठीक है। ये जो है ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह एवं मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये कहाँ पर पड़ती है कन्याकुमारी, तो जैसे बात कर लेते हैं दक्षिण भारत, तो यहाँ पर जो ये है यहाँ पर कन्याकुमारी पड़ता है। और एक किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है, इस चीज़ को भी याद रखिए।
सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु की बात कर लेते हैं। जैसे कि अब बात करें, ये हमारा उत्तर भारत हो गया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये कौन सा है, ये इंदिरा काल है। तो यानी ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो लद्दाख पड़ता है, लद्दाख राज्य वहाँ पर है, ठीक है। अब बात कर, देखो दक्षिणी बिंदु की बात करें, ठीक है, भूमि मतलब जो भूमि रेखा है वहाँ से टच करता है तो कन्याकुमारी है। उत्तरी भूमि रेखा को टच करने वाला कौन सा है, तो इंदिरा काल है, ठीक, जो लद्दाख में पड़ता है, इस चीज़ को याद रखिए। और सुदूरस्थ जो है पश्चिमी बिंदु जो है भूमि रेखा से संबंधित है, तो ये कहाँ पर है, गुहार मोती, ये गुहार माथा है, ऐसा कुछ लिखा मिल जाए तो ये कहाँ है, ये गुजरात में है, इस चीज़ को याद रखिए। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जो है ये कहाँ पर है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो ये किबीथु है, ये कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ये क्वेश्चन बनता है, आपको बता दूं कि जो है अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य दिखता है और जो गुजरात में सूर्य दिखता है तो इसके बीच का डिफरेंट पूछ लेता है, कितना डिफरेंट, तो इसके बीच में जो है 2 घंटे का डिफरेंट देखने को मिलता है अंतर, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बात करते हैं समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है, तो यही द्वीपीय देश है। जैसे एक समुद्र का पार की बात करें तो ये जैसे पड़ता है कौन सा, हिंद महासागर पड़ता है, और यहाँ पर ये श्रीलंका है, ठीक है। तो ये तुरंत जो है समुद्र पार निकटतम देश कौन सा है, तो श्रीलंका है। इसको जो है भारत से कौन अलग करता है, तो पाल्क जलडमरू मध्य जो है भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक करता है, किससे, तमिलनाडु। जैसे ये तमिलनाडु हो गया और ये यहाँ पर श्रीलंका हो गया, इसको ये पाल्क जलडमरू जो पड़ता है वो अलग करता है, इस चीज़ को याद रखिए। बात करते हैं बंगाल की खाड़ी को गल्फ और मन्नार से जोड़ता है कौन, पाल्क जलडमरू जो है। जैसे ये हो गया हमारा भारत, ठीक है, और ये हो गई बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और ये हो गए पाल्क जलडमरू सन, और ये हो गया श्रीलंका, ये हो गया तमिलनाडु। तो ये जो है ये किससे सीमा अपनी साझा करता है, तो बंगाल की खाड़ी के साथ, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। काराकोरम जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ जो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, इस चीज़ को भी याद रखिए। धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो है ये लघु और मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है। जैसे ये हमारा उत्तरी भारत हो गया, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो गया ट्रांस हिमालय का एरिया। इसके बाद जो ये आता है तो ये आता है मध्य हिमालय के अंतर्गत। अब और इसके जब आप नीचे आएंगे, ठीक है, जैसे ये हो गया ट्रांस हिमालय, उसके बाद ये मध्य हिमालय, इसके बाद जो है ये आता है शिवालिक हिमालय, इसको, और एक यहाँ पर पड़ता है लद्दाख क्षेत्र, ठीक है। और यह जास्कर क्षेत्र बात कर लेते हैं, ये जास्कर ये भी हिमालयन क्षेत्र है, इसको भी पीसीएस में क्रम के अनुसार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसको याद रखिएगा। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण बात कर लेते हैं तो विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा, ये 3 जो हैं पर्वत ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं, इस चीज़ को याद रखिए। सतपुड़ा जो श्रेणी है दक्कन पठार का भाग है। जैसे हम बात कर लेते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, कुछ इस तरीके से। ये जो एरिया आती है ये प्रायद्वीपीय भारत में आती है। तो सतपुड़ा जो रेंज है ये यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। और यहीं के पड़ोस से जो है नर्मदा नदी जो है निकलते हैं अमरकंटक से। तो इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक। ये यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ ये महाराष्ट्र है, ठीक। जैसे आप एक बार फिर से समझिए, ये जैसे ये हमारा दक्षिणी भारत हो गया, ठीक। तो आपको महाराष्ट्र कुछ इस तरीके से यहाँ देखने को मिलेगा। इसकी एरिया ये जो एरिया है, ठीक, ये मध्य प्रदेश है। तो ये जो रेंज पड़ती है ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, इसको याद रखिए। और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये बहुत पूछा गया है, तो कौन सी है, धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। बात करते हैं नीलगिरी पर्वत, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु और केरल कर्नाटक राज्यों में विस्तार है इसका, ठीक है। ये पर्वत ग्रंथ है, ठीक है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, ठीक है। नीलगिरी पर्वत की बात करते हैं। जैसे अब इसको आप एक बार फिर से समझिए। जैसे बात करते हैं ये हमारा कौन सा दक्षिणी भारत है, कुछ इस तरीके से। ये पड़ता है आपका केरल राज्य, ये पड़ता है तमिलनाडु। नीलगिरी पॉइंट कहाँ पर है, तो ये जो है यहाँ पर, यहाँ की सबसे चोटी जो पूछ लेते हैं, पश्चिमी अन्नामलाई यहीं पड़ोस में है, ठीक, जो केरल में पड़ती है, ठीक है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी की बात कर लेते हैं, सबसे ऊंची, तो ये दुड्डा बेटा है। कितनी है इसकी लंबाई, तो इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, तो
637 ठीक है मीटर ऊंची है, चोटी शिखर ये ऊंचा है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, जैसे हम बात करते हैं ये दक्षिण भारत हो गया, ठीक है, ये जो क्षेत्र पड़ता है ये पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है और ये पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। और आपको समझा दूं कि जैसे ये यहाँ से जो एरिया पड़ता है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर इनसे संबंधित जो है वो तट पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे ये जो एरिया पड़ता है इसको जो कैसे नाम से जानते हैं, तो ये यहाँ पर काठियावाड़ तट है। यह कहाँ है? ये गुजरात में है। उसके बाद क्या पड़ता है? इसके बाद पड़ता है कोंकण तट, ठीक है, ये यहाँ पर पड़ता है कहाँ? गोवा के पड़ोस में। उसके बाद क्या पड़ेगा? कन्नड़ तट, ये कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटक के पड़ोस में पड़ता है। उसके बाद क्या पड़ेगा? ये मालाबार तट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्रम पूछ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, आप मालाबार ये एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि मालाबार में युद्ध अभ्यास होता है, ठीक, जो जहाँ पर 4 देश मिलकर अपना युद्ध अभ्यास करते हैं। और इधर का जो ये पड़ता है एरिया, ठीक है, किधर का? ये जैसे दक्षिण भारत हो गया, तो ये जो पूर्वी तट है इसके जो हैं इस इधर जो हैं 2 तट हैं। जैसे एक पड़ता है कोरोमंडल तट, यहाँ पर है, और जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के अंतर आ जाता है। उसके बाद जो दूसरा तट है वो है उत्तरी सरकार, ठीक है, ये जो है एरिया यहाँ से उड़ीसा और कुछ तट जो है पश्चिम बंगाल भी इसमें आ जाता है। तो ये जो तट पड़ता है इसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिए। बात करते हैं भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कौन सा है, तो गाडबिन ऑस्टिन या केटू गाडबिन कहते हैं। ये काराकोरम जो श्रेणी है उसमें आता है। ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता दूं कि ये उत्तर भारत कुछ इस तरीके से जैसे आप देखते हैं, तो केटू गाडबिन ऑस्टिन जो है ये शिखर ये यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, इसको याद रखिए। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, यानी हम समुद्र तल की बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारा दक्षिण भारत हो गया, ये समुद्र तल है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से इसकी जो ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है, ठीक। समुद्र तल को आप देखेंगे जब स्टेशन पर जाते हैं तो स्टेशन पर जो बोर्ड लगा होता है वहाँ पर लिखा होता है समुद्र तल, मतलब ये स्टेशन समुद्र तल से कितनी ऊँचाई पर है, ठीक। भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है, ठीक है। नंदा देवी कहाँ है, भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो 7816 मीटर है, ठीक। इस चीज़ को याद रखिए। यह कहाँ स्थित, किस हिमालय का भाग है, तो ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। कौन? नंदा देवी। और थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, ठीक है। अब याद को करा दूँ आपको, ये जैसे हो गया थाल घाट कुछ यहाँ है, भोर घाट यहाँ है और पश्चिमी घाट, ठीक है, पाल घाट ये केरल में पड़ता है, ठीक है। तो इन घाटों को भी आप एक बार याद कर लीजिए, ये प्रमुख दर्रे हैं, ठीक, इस चीज़ को भी याद रखें। चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है ये कहाँ है, ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है, इस चीज़ को भी याद रखिए। मिलान हिमनद की बात करते हैं, ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है, इस चीज़ को भी याद रखिए। इसी हिमनद से कौन सी नदी निकलती है भाई, शारदा नदी। इसको किस नाम से जाना जाता है, काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये शारदा नदी वही जो लखीमपुर में भी बहती है, ठीक, इस चीज़ को याद रखिए। भारत के महत्वपूर्ण दर्रों की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहाड़ी दर्रा और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक तरफ लिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। नीति, माना, ये सब कहाँ पर हैं, तो नीति और माना उत्तराखंड में है। ये रहा माना, ये है नीति, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। सिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बुमला कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और बात करते हैं जलेपला। जलेपला कहाँ पर है, सिक्किम में है। मुलिंगला ये उत्तराखंड में है। भोरघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में। जोजिला दर्रा कहाँ है, ये लद्दाख में पड़ता है। और डैफला की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब परीक्षा पर भी और भी तथ्य हैं कुछ, उनको भी देख लेते हैं। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल कितनी संख्या है, तो ये 10 हैं। शांति घाटी ये कहाँ है, ये केरल में है, ठीक है। और दंडकारण्य क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा पड़ता है, ठीक है, यहाँ। अब बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी इसका कुछ क्षेत्र है, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिए।
और लघु हिमालय वही जो ये सबसे निचला हिमालय है, इसको शिवालिक या महान हिमालय के मध्य में ये भाग पाया जाता है, लघु हिमालय। ठीक है, इसको याद रखिए। कुल्लू घाटी या धौलाधर या पीर पंजाल जो है श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। ठीक है, ये कुल्लू घाटी। ठीक है, इस चीज़। अब द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के बिल्कुल समीप ही अवस्थित है। इस चीज़ को यहीं से जो है, जो कोई भी लॉन्चिंग की जाती है भारत की, तो यहीं से ही लॉन्चिंग की जाती है। जैसे कि अभी लॉन्च गया था क्या, चंद्रयान-2। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। यह द्वीप पुलिकट झील के बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। पुलिकट झील जैसे जो है इसको बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। जैसे ये हमारा दक्षिण भारत हो गया और पुलिकट झील यहाँ पर स्थित है। ठीक, आंध्र प्रदेश में। और ये जो है ये बंगाल की खाड़ी है, तो इसको ये एक दूसरे से सेपरेट करता है, पृथक करता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, देखिए मैंने अभी बताया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में ही तो है, इसको याद रखिए। और बैरन द्वीप की बात कर लेते हैं। तो बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक, ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी के ही अंतर्गत आते हैं। और बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं, इसमें कुल कितने हैं द्वीपों की संख्या है, तो 572 द्वीप हैं। इस चीज़ को भी याद रखिए। बात करते हैं रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। देखो मैंने अभी बताया था कि जैसे ये दक्षिण भारत है, ये श्रीलंका हो गया, तो ये जो है रामेश्वरम द्वीप यहाँ पर स्थित है। ठीक, सालसेट द्वीप जो है निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर जो है मुंबई, जो आर्थिक राजधानी आता है, उसी में वहीं पर स्थित है। कौन, सालसेट द्वीप। इस चीज़ को भी याद रखिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जो महापंजीयक कार्यालय के अनुसार देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं क्रम के अनुसार, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। राजस्थान प्रथम पर आता है। इसका कुल जो है क्षेत्रफल कितना है, तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इस चीज़ को याद रखिए। और नंबर 2 पर मध्य प्रदेश आ जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश को थोड़ा। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल कितने राज्य हैं, ये मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी पढ़ाया है। ठीक, तो 8 राज्य और ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 राज्य कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, ये भी है। उत्तर प्रदेश राज्यों में 7 भवनों के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो पूर्वोत्तर भारत का जो एरिया पड़ता है ये यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो एरिया पड़ता है ये 7 बहनों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। उसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आ जाता है। भूभाग की दृष्टि से देखें तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा है। ठीक है, ये कितना है, तो 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, ये और ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। इस चीज़ को भी याद रखिए। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेश में। कितनी है, पूरे भारत में जो है सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो 64,473 जो है कुल व्यक्ति जो पाए जाते हैं। ये 2013 की जनगणना के अनुसार है। अब नया डाटा अभी मतलब इंक्लूड नहीं किया गया है पुस्तकों में, तब जब नया आएगा तो उसके अनुसार देखिए। तो ये पूरे भारत की सबसे कम जनसंख्या यहीं पर पाई जाती है। और सबसे अधिक अगर जो जनसंख्या देखें केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में जो है सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, यहाँ पर जो है विधानसभा की 70 सीट्स हैं और लोकसभा की शायद 7 सीट हैं। ठीक, हाँ 7 सीट लोकसभा की, विधानसभा की 70 सीट हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बात करते हैं पुडुचेरी, जो 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है। 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है, और यमन आंध्र प्रदेश में, तथा माहे केरल। ठीक, ये 4 अलग अलग ज़िले जो हैं, 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, यमन आंध्र प्रदेश में, तथा माहे जो है ये केरल में है।
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा? लखीमपुर, जहाँ से हम खुद निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, बहुत ही कम, जिस तरीके से भारत को है सबसे कम सीमा अपनी स्पर्श करने वाला दूसरा देश जो है अफगानिस्तान है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा को टच करने वाला कोई अगर जो है दूसरा राज्य तो हिमाचल प्रदेश है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कुल कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो 11 जिलों को स्पर्श करता है। इस चीज़ को भी याद रखिए। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ये सोनभद्र है। कुल कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो 4 जिलों, सॉरी हाँ 4 राज्यों को स्पर्श करता है। जैसे कि मध्य प्रदेश से कटा हुआ छत्तीसगढ़, और बिहार से कटा हुआ क्या? झारखंड। ये 4 राज्य जो हैं भारत के, उनकी सीमा को उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो चारों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, वो है सोनभद्र। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़। तो ये भी पीडीएफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी जब आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक, तो आप वीडियो को स्किप मत किया करें, इसको पूरा देखने से ही आपको पूरी जो है वीडियो का नॉलेज मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और यदि वीडियो मेरी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।